I think you all are well and doing very good in lockdown, okay, at your home. So आज हम फिर वापस मिल रहे हैं आप लोगों से और नए टॉपिक के साथ। और वो नया टॉपिक है क्या? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एनएलएम का ही ये क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो एक्सटेंडेड पार्ट है बच्चा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं फ्रिक्शन, और इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बेस से ही समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, फ्रिक्शन को समझो, फ्रिक्शन होता क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन को अगर आप समझो, जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, मैं अगर लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रिक्शन, तो मैं लिख क्यों पा रहा हूं? अगर मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन तो लिख क्यों पा रहा हूं? क्योंकि इस पेन और इस बोर्ड के बीच हमें फ्रिक्शन है, हमारे पास कुछ हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ लॉकिंग हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रहा है, या फिर हम इसमें कुछ न कुछ वेल्ड कर रहे हैं, तभी हम इस पर लिख पा रहे हैं विथ फ्रिक्शन। अगर इस पर कुछ नहीं होता, ये फुल्ली स्मूथ होता और ये भी स्मूथ होता, तो क्या हम लिख पाते? बिल्कुल लिख नहीं पाते। एक चीज और इसको ऐसे समझो कि फ्रिक्शन हमेशा किस चीज का अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का, रिलेटिव मोशन का, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या मोशन का। ये क्या करता है? अपोजिशन करता है बच्चा। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन को बहुत आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है इसको समझना। तो मैं आपको अभी बात करते एक ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि इस पर फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, एक किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो आप ये जो सरफेस होता है, देखो दुनिया का कोई भी सरफेस होगा ना, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, कोई भी सरफेस देखोगे ना, तो वो सरफेस क्या होता है? वो सरफेस हमारा क्या होता है? नॉर्मली रफ सरफेस होता है बेटा लोग, समझे? क्या है हमारा? ये हमारा रफ सरफेस है बच्चा लोग। ठीक है, रफ सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है बात? तो वेरी गुड। ठीक है, आप देखो ये जो रफ सरफेस है, यहाँ ये इस तरीके का सरफेस होता है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखो मैं इसको हल्का हल्का ऐसा बना रहा हूं, देखो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्रिक्शन का मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से। ये इसका सरफेस है और ये इसका सरफेस है। और आप ध्यान दो एक बात का, कि जब भी आप घर में किसी भी अलमारी को, बॉक्स को, ट्रंक को रखा हुआ रहता है और कभी भी उसको आप स्लाइड करना चाहते हो, खिसकाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप देखते हो कि जब थोड़ा सा फोर्स आप लगाते हो उसके ऊपर, अप्लाइड फोर्स, तो वो क्या होता है? वो खिसकता नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। फिर आप अगल बगल से हेल्प लेते हो, अपने भाइयों को बुलाते हो, अपने घर के लोगों को बुलाते हो और फिर कहते हो थोड़ा इस पे और धक्का दो, ताकि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो। तो क्या होता है? वहां से क्या होता है कि इसका जो लॉकिंग है ना, ये जो इंटरलॉक हो रहा है एक दूसरे में, इस रफ सरफेस, मतलब इसका रफ सरफेस और मान लो ये पेन है और इस पे ये जो हमारा एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये, इसका जो रफ सरफेस है, इसके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जॉइंट को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जॉइंट का फोर्स ही क्या होता है? ये इंटरलॉक कर देता है। ठीक है, तो समझो ऐसे इसको, कि आप इसको ऐसे समझो कि ये जो हमारा सरफेस है ना, वो इस तरीके का सरफेस है और ये इस पर ऊपर से हमारा पास क्या है? लॉकिंग किया हुआ है। ये देख लो, ये है हमारा। इस तरह के लॉकिंग में जो फ्रिक्शन का रीजन है ना, वो दो रीजन से हम लोग नॉर्मली दो रीजन कहते हैं कि इसका फ्रिक्शन का दो रीजन है। पहला चीज क्या है कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या करता है ये? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। मींस टेंडेंसी को क्या करता है? अपोज करता है। मान लो आप इसमें कोई फोर्स लगा रहे हो एफ, तो एफ जब लगा रहे हो तो आप देखोगे कि इसमें से आवाज आती है। मान ऐसे देख लो, इस दोनों पे अगर मैं ऐसे करूं तो शायद आपको कुछ साउंड आपको आ रहा होगा, है ना? ये जो साउंड आ रहा है किस वजह से आ रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। इसको आप ऐसे भी देख लो, अगर मैं इस पर मैं ऐसे करूं, देखो इसमें भी साउंड आपको आ रहा हो। क्यों साउंड आ रहा है? क्योंकि ये फ्रिक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, तभी ये इस पर साउंड आ रहा है। ओके, तो हमारा क्या है? अब अगर मैं देखो आपको आवाज आ रही होगी, है ना? आपको साउंड आया होगा। ये साउंड किसका है? ये साउंड फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है।
और क्यों आता है? आप कभी कभी जाओगे, आप देखोगे कि जब आप किसी अलमीरा को या किसी बहुत दिनों से रखे हुए ट्रंक हटाओगे तो देखोगे नीचे में पतला 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 टाइप, अजीब तरह, एक अजीब टाइप का, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का आपको वहां पे स्ट्रक्चर से नजर आएगा। तो वही क्या होता है ना, इस तरह का जो इंटरलॉकिंग वेल्डिंग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग? कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I think you understood the things that what happen when we are going to study the friction. फ्रिक्शन में दो रफ सरफेस होता है, सरफेस कोई भी रफी होता है। जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये अचानक से आप देखोगे कि जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो जब फोर्स इस पर लगाते हो, अप्लाइड फोर्स, तो ये अचानक से नहीं, आपने टच किया और वो नहीं हिल जाता है। उसको स्लाइड करने के लिए, उसको मूवमेंट देने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। तो वही फोर्स जो है अपोजिट में क्या पैदा कर रहा होता है? क्यों फोर्स लगाना पड़ता है? क्योंकि हमें यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, हमारे पास एक फ्रिक्शन लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। अब कहीं भी देखो, जैसे देखो, अगर ये इधर इधर अगर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो उसके जस्ट अपोजिट में हमारे पास क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन। नॉर्मली ये कंडीशन है, लेकिन ऐसे हम कहेंगे कि फ्रिक्शन इज द क्या? फ्रिक्शन क्या है? इट अपोजेस द फ्रिक्शन फोर्स, अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इस डेफिनेशन को आप मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा और आप इसको नोट कर लो। ओके, अब देखो, ये जो हमारा कोल्ड वेल्डिंग है, इस जॉइंट को तोड़ने के लिए हमको अप्लाइड फोर्स देना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड फोर्स देंगे। अब कोल्ड वेल्डिंग को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक काम करो, मोम ले लो, कच्चा मोम को, और ऐसे चिपका दो, अच्छे से ऐसे चिपका दो। जब इसे चिपकाओगे ना तो देखोगे कि जब पूरा मोम हटाओगे तो थोड़ा सा मोम इसमें आपको लगा हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड वेल्डिंग हो जाता है, ये वेल्ड कर जाता है इसमें। ठीक है, तो यही है एक्चुअली जो हमारे पास फ्रिक्शन के रीजंस क्या हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन के रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन क्या है हमारा? फर्स्ट रीजन है हमारा इंटरलॉकिंग ऑफ extended part of one surface to another surface। ठीक है, ये आपको लिख दिया मैंने। ठीक, वन सरफेस का इंटरलॉकिंग दूसरे के साथ हमारा हो जाता है। और दूसरा हमारे पास है इसका रीजन कि ये क्या करता है? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स कर दो। बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस कह सकते हो, है ना। तो देखो, ये रीजन हो गया। रीजन क्या है? अब ये स्पेशल रीजन है कोल्ड वेल्डिंग। एक्चुअली यही होता है। बॉन्डिंग क्या होता है? जितना ज्यादा बॉन्ड होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि आप जितना ज्यादा इसमें फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा इसमें बॉन्डिंग होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं आपको समझा दूं, यहीं पर समझा देता हूं कि आप नॉर्मली आप देखना कि जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक हमारा एन लग रहा होता है नॉर्मल फोर्स, और एक हमारा यहाँ mg लग रहा होता है अगर ये m मास का है तो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि फ्रिक्शन को ऐसे भी हम लिखते हैं कभी कभी कि इन दोनों का हमारे पास क्या आ रहा है? रिजल्टेंट यहां आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक, ये रिजल्टेंट है हमारा, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट है तो हम क्या कहते हैं कि ये रिजल्टेंट को हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट, हम लोग इसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स किसका रिजल्टेंट है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का और फ्रिक्शन का। समझ में आ रही है बात? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का और फ्रिक्शन का। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो क्या कहते हैं हम लोग इसको? रिजल्टेंट फ्रिक्शन is the component of resultant contact force। ठीक है, तो ये हमारा रफली आपको आइडिया मैंने दिया कि ये फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन का टाइप होता है
कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन बहुत आसान है, कोई उतना भी रॉकेट साइंस में नहीं लेने का है, बहुत ही आसानी समझने का है कि आपका रफ सरफेस होता है जिसकी वजह से हमको फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का। तब हम ये भी समझ कि फ्रिक्शन जो है कंपोनेंट होता है किसका भाई, कांटेक्ट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन हमारे पास जो है वो ऐसे तो बहुत सारे टाइप आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास जो हमारा जो सिलेबस है या हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग ड्राई फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्राई फ्रिक्शन में हमारे पास सबसे पहला फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एक्चुअली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं कह सकते, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, थोड़ा अपर पार्ट है। और तीसरा हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और चौथा एक और होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, और विस्कोसिटी में भी कुछ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको हम लोग करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो हम शॉर्ट चलेंगे, ज्यादा लंबा खींचना कोई मेरा मकसद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस। हम अगर फोर्स, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब हम ये करेंगे ना, क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आसानी से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो एम मास का एक ब्लॉक है जिस पर हम क्या लगा रहे हैं बच्चा, अप्लाइड फोर्स। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हम जब फोर्स लगाते हैं ना, तो जब फोर्स लगाते हैं तो जब तक ये नहीं खिसकता है तब तक ये फ्रिक्शन क्या कर रहा होता है, काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, फ्रिक्शन काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। किसको भाई, काउंटर बैलेंस इज द एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस इज द अप्लाइड फोर्स। तो ऐसा जो फ्रिक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। कैसे, तो हम लिख सकते हो डेफिनेशन में, अगर चाहो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉ लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। काउंटर बैलेंस का मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो ऐसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, चलो, तो ये छोटी सी बात थी, इसका हम और भी डेरिवेशन करेंगे जब हम इसका मैग्नीट्यूड, मैं थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देके चलता हूं, यहां तक आते हैं, उसके बाद फिर हम थर्ड में जाएंगे। जैसे ही ये काउंटर बैलेंस से आगे बढ़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इसलिए अभी हम बात करते हैं इस पर आगे। ठीक है, चलो जी। तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एग्जैक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक ये रुका हुआ है। इन स्टेशनरी स्टेट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस इज अप्लाइड फॉर इन स्टेशनरी स्टेट। ओके, तो स्टेशनरी स्टेट में जब भी हमारा होगा तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देख लो, नेक्स्ट देखो कि हमारे पास क्या होता है, एक आता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन देता हूं मैं, ये हमारा जो है ना, बस पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं बहुत आसानी से। इट इज द मैक्सिमम फोर्स, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन इन स्टेशनरी स्टेट, इट इज जस्ट टू स्लाइड, that is maximum static friction, maximum static friction, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है भाई, ये तो बड़ी बड़ी अजीब तरह की चीज है भाई, ये क्या होता है, चलो जी समझते हैं क्या होता है। मान लो आपके पास ये एक अलमारी है गोदरेज की, ठीक, बहुत दिनों से रखी हुई है भाई साहब, बहुत दिनों से किसी सरफेस पर ये रखी हुई है,
ठीक, आप क्या करते हो, इससे आपको रूम का, हम लोग तो अक्सर रूम चेंज करते हैं, रूम का अरेंजमेंट चेंज करते हैं, रूम का लुक चेंज करते हैं ताकि अच्छा अच्छा फील हो सके, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, देखो एक हमारा, मैं गया, मैं तैयार था, आप गए, आप तैयार थे, और आपने इस पर फोर्स लगा दिया। भाई आपने लगाया एफ फोर्स, ठीक, अलमारी को आपने पुश करना शुरू किया, ठीक, आपसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ। होता क्या है सुनो, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल, ये याद रखना, सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब हो गया कि जितना आप उस पर अप्लाइड फोर्स लगाओगे ना, उतना ही ज्यादा उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, उस पर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन भी लगेगा। मीन्स तो अब आपके पास एक फ्रिक्शन F इक्वल टू F लग रहा है। एग्जैक्टली समझना इसको, मैंने क्या बोला था, एग्जैक्ट काउंटर बैलेंस इन स्टेशनरी स्टेट। जब तक ये रुका हुआ है तब तक क्या हो रहा है, बराबर बराबर फोर्स आपको लगता जाएगा। जितना फोर्स इस ब्लॉक पे आप लगाओगे F, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन इस पर लगता चला जाएगा जब तक कि ये रुका हुआ है, जब तक कि ये स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक। अब क्या होगा भाई, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी या आपका भाई, वो भी आया, चल भाई हम भी लगा देते हैं धक्का, थोड़ा आपसे बड़ा था, लंबा था, लगा दिया, फिर भी ये नहीं हिला। आपने क्या लगा दिया, 2F फोर्स और लगा दिया, मीन्स आपने टोटल 3F फोर्स लगा दिया। देखो ये जो 3F फोर्स है, ये जस्ट टू स्लाइड वाला फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है। अब उस कंडीशन पे हम पहुंच चुके हैं जिस कंडीशन पे अगर हल्का सा भी फोर्स आप लगा दोगे ना तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है 3F, अब क्या होता है कि आप दोनों से नहीं खसक रहा है, नहीं खसक, आप नहीं खिसका पा रहे हो, उसको नहीं स्लाइड कर पा, उसको नहीं मूव करा पा रहे हो, तो आपके घर का छोटा सा बच्चा आता है, पापा पापा मैं हेल्प करूं। वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा यहाँ पे आता है और ऐसे आया, हल्का सा फोर्स उसने लगा दिया और ये मूव कर गया। जैसे ही मूव गया बच्चा खुश, अरे मैंने तो खसका दिया, अरे भाई मेरे बच्चा तो है, बच्चा तो खुश होना ही है, बच्चे को लगा मेरी वजह से हुआ। लेकिन एग्जैक्ट इन दोनों ने मिलाकर इस पूरे अलमारी के फोर्स को, इस फ्रिक्शनल फोर्स को, जब F तो फ्रिक्शन अब 3F आ चुका था, तो इसमें 0.1 भी अगर जुड़ा, 3F.1 भी इसमें जुड़ा तो क्या हो गया, ये स्लाइड कर गया। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, Fs मैक्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, जिस वैल्यू पे ये जस्ट टू स्लाइड हो चुका है। और यही छोटा बच्चा जब जैसे ही इसने हाथ लगाया ये स्लाइड कर गया। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो फोर्स था 3F, वो क्या था, Fs मैक्स था। बच्चा को खुश होने दीजिए कि उसकी वजह से खसक गया, खुश हो जा बच्चा, क्योंकि उसे फिजिक्स नहीं मालूम था। इसलिए अगर जिस बच्चे को फिजिक्स मालूम रहेगा वो समझेगा कि पूरा फोर्स मिलाकर, तीनों मिलाकर के इसको हम लोग खसकाने में, इसको स्लाइड कराने में कामयाब हुए हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैंने 3.1 मैंने लगाया इस पर, तो ये जो F है वो 3F के बराबर था, और जैसे ही ये 0.1 आया वैसे ही ये स्लाइड कर गया। इसको बेस्ट एग्जांपल और तरीके से हम समझते हैं। देखो मैं पूरा चाहता हूं इस पर आपका बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बिल्कुल आपका क्या हो जाना चाहिए। इसी को हम लोग कभी कभी FL से भी डिनोट करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो जी अब नेक्स्ट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई लोग। अब देखो भाई लोग कि मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक ब्लॉक है, बहुत आसानी से समझना है इसको। एक ब्लॉक है, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा होगा, गर्मी भी बहुत है, पसीने भी बहुत हैं, M ब्लॉक है, और इस पर मैंने बोला कि एक अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो Fs मैक्स है, मीन जिस फोर्स की मैं बात कर रहा था, 3F की बात कर रहा था, वो जो 3F की वैल्यू है ना, वो क्या है हमारे पास 50 न्यूटन है। तब आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि जब पहला कंडीशन में F इक्वल टू 10 न्यूटन है तो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी।
दूसरा आपसे पूछा जाए F इक्वल टू 30 न्यूटन है तो F की वैल्यू कितनी है, और आपसे पूछा जाए थर्ड में कि F इक्वल टू 50 न्यूटन है तो आपके पास F की वैल्यू कितनी होगी। और फोर्स अगर F की वैल्यू 50.00001 है तो F की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था जैसे ही आप इसको F को 10 न्यूटन करोगे, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, बार बार याद रखना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में आपको इस वक्त दिखेगा। मींस कि F इक्वल टू भी 10 न्यूटन आपको आ जाएगा। फिर इसको आप 25 न्यूटन या 20 न्यूटन करोगे तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा, जब इसको 30 करोगे तो ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मींस कि यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ पर क्या होगा 30 तो 30 न्यूटन, यहाँ 50 न्यूटन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, सब 0 0 होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, v इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप वो बच्चा वाला फोर्स आप 0.0001 भी लगा दिए। मीन आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस पे मैंने इसको रखा हुआ है, इस पे आप हल्का सा फोर्स लगाओ, हल्का सा फोर्स लगाओ, हल्का सा, ये नहीं स्लाइड कर रहा, नहीं स्लाइड कर रहा, नहीं स्लाइड कर रहा, नहीं, आपने हल्का सा लगाया, ये स्लाइड करके, मीन्स कि आप 3F तक पहुंच चुके थे, उतना मैक्सिमम FS मैक्स तक पहुंच चुके थे, मैक्सिमम फ्रिक्शन तक पहुंच चुके थे। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा उससे 0.1 भी आगे करोगे आप, तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड कर जाएगा। और ये जो एफेक्ट्स था, जो फ्रिक्शन जिस पर जस्ट टू स्लाइड की पोजीशन पहुंच गई थी, उसी जस्ट टू स्लाइड कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और दैट इज कॉल्ड FS मैक्स भी कहते हैं। यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यही FS मैक्स है। तो यहां पे भी स्लाइड कर जाएगा बच्चा। आपको समझ में आया? मुझे लगता है आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। और अगर समझ में आया तो आप शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो जी। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में इतना ही कुछ होता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन के बारे में, क्या होता है ये जो जिसका आपको इंतजार था कि सर वो जो हम देखते हैं म्यू एस एन वो क्या होता है, तो आप देख लो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखो ये जो हमारा है, ये हमारा मान लो ये M ब्लॉक है, ठीक है, ये M ब्लॉक है तो mg नीचे लगेगा और हमारा n ऊपर लगेगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स F यहां लगेगा, तो हम ऑलरेडी हम बाई ब्रेन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा। ये ब्लॉक समझ लो। अब मैं अगर ऐसे बोल दूं, ये स्लाइड करा दूं, यहां ब्लॉक M है, N इधर लगेगा, mg यहां लगेगा, तो यहां हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा F। यहां हमारा अप्लाइड फोर्स, मान लो अप्लाइड फोर्स इधर है, ये मान लो थीटा, ये मान लो थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये हमारा F। चलो जो भी है, ठीक है। सीखना क्या है, सीखना यह है कि डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन इज टेंजेंशियल, फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, टेंजेंशियल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो सीधा लिखो, डायरेक्शन हमारा क्या होगा। डायरेक्शन के बारे में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे टेंजेंशियल, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, इन टेंजेंशियल, टेन टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, ये याद रखना, बहुत आसान है। फ्रिक्शन भी डेफिनेशन बता दे, रिलेटिव मोशन या टेंडेंशियल मोशन का ये अपोज करता है। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखो फ्रिक्शन जो है, एक बात बताओ मुझे, यहां पे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, एक आपको समझ गए डायरेक्शन के बारे में, तो मैं यहां पे थोड़ा सा रब करके आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, यहां पे समझने के लिए बहुत आसान। देखो मैंने एक ब्लॉक लिया जो 10 kg का है, एक ब्लॉक लिया जो 5 kg का है। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर रखा हुआ था। अब मैंने इसको फोर्स लगाया, सेम फोर्स,
मान लो कि फोर्स लगाया 10 न्यूटन से और इसको भी लगाया 10 न्यूटन से, कौन ज्यादा जाएगा? कॉमन सेंस से जवाब दो इसका। कौन मोर मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट किसका होगा, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कौन तय करेगा? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ये मान लो यहाँ है, तो ये यहीं तक आएगा। 10K वाला यहीं तक आएगा, 5K वाला थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो 10 kg वाला कम दूर जाएगा, 5 kg वाला ज्यादा दूर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है N और नीचे जो 10G काम कर रहा है, यहाँ जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है N, यहाँ जो 5G काम कर रहा है, तो ये वाला फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है और इसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है नॉर्मल के। किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है भैया? नॉर्मल के। मीन्स ज्यादा नॉर्मल तो कम फ्रिक्शन, सॉरी ज्यादा फ्रिक्शन, ठीक है। ज्यादा कम नॉर्मल तो कम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम तो मूवमेंट ज्यादा। ये तो बहुत क्लियर बात है कि नहीं है? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे इन सब बातों को कि मैं क्या कर रहा हूं। 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन लगा रहा हूं, 10 न्यूटन लगा रहा हूं, और दोनों को मैंने सिर्फ वेट कम रखा है। और नॉर्मल तो N इक्वल टू क्या होता है? mg होता है ना। तो दोनों में mg की वैल्यू क्या होगी? एक में N1 मान लेते हैं, एक को N2 मान लेते हैं। तो इसमें मान लो 10 इंटू 10 तो 100 न्यूटन हो रहा है, इसमें 50 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, तो 50 न्यूटन हो रहा है, तो कौन सा नॉर्मल कम हुआ? ये वाला नॉर्मल कम हुआ, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि F जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल फोर्स की। इसको ऐसे और समझ लो कि हम वेल्ड कैसे करते हैं। वेल्डिंग में भी हम इसको काम करते हैं। देखो कैसे, कोल्ड वेल्डिंग में, एग्जैक्टली कोल्ड वेल्डिंग कह सकते हो कि आप देखोगे कि जब भी आप किसी बुक वगैरह को आप ये करके चिपकाते हो, ऐसे मान लो बहुत चिपकाया तो चिपक जाता है। तो क्या बढ़ा रहे थे इसमें? आप बढ़ा रहे थे नॉर्मल फोर्स। क्या बढ़ा रहे थे आप? नॉर्मल फोर्स। अब बुक्स को क्या करते हो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लाइट नहीं होती है, धोबी का दुकान बंद होता है, तो कपड़े को, है ना, और बिस्तर के नीचे क्या कर रहे होते हैं? हम नॉर्मल फोर्स बढ़ा रहे होते हैं। फिर बुक्स को चिपकाने के बाद हम क्या करते हैं? बुक्स को चिपकाते हैं और किसी भारी चीज के अंदर नीचे उसको दबा के रख देते हैं। क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मल फोर्स, ताकि ज्यादा जॉइंट से वो फंस जाए। मतलब नॉर्मल फोर्स बढ़ाते हैं तो वहां उन दोनों के बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है ना। हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स इन दोनों के बीच ज्यादा नॉर्मल होगा, ज्यादा चिपकेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको कि ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगेगा। आप इस ये वाला है और ये वाला, इस दोनों को ज्यादा चिपकाओगे तो इसको खींचने में ज्यादा फोर्स आपको लगेगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर आप इसको हल्का सा चिपका दो तो ऐसे इजी हो गया, और अगर ये पूरा चिपका हुआ है तो इसको खींचने में को क्या लगेगा? ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तभी तो खींचने में इसको ज्यादा, आपको स्लाइड कराने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। आप इसको कर आवाज लगा रहे हो ना, ये भी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आप यही चीज समझना है कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल के क्यों होता है। इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो कोल्ड वेल्डिंग हो रहा है, जो ज्वाइंट का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए ज्वाइंट को तोड़ने के लिए, ज्वाइंट को ब्रेक करने के लिए। तो यही हमारा एक्चुअली फर्स्ट लॉ भी है फ्रिक्शन का। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं अब कि F इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, ये क्या है भाई? ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम लिखेंगे तो यहां लिख देंगे म्यू एस एन। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये जो आपको आ रहा है ना, ये आ रहा है मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स। मैक्सिमम फोर्स मींस, आप एक लाइन में अगर मैं यहां पे हिंदी में लिख दूं तो आप इसको याद रखना कि फ्रिक्शन की फोर्स म्यू एन नहीं होती है, म्यू एन होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो लिख लो एक लाइन में कि म्यू एन फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती
बट मैक्सिमम एफ एस मैक्स की वैल्यू, बट एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू एन होती है, म्यू एन होती है। ठीक है, हिंदी में लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, मैंने भी हिंदी में अच्छी राइटिंग नहीं, आप लिख सकते हो। तो मींस अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन में ही तो एफ एस मैक्स होता है हमारा, स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो हम वहां क्या कहते हैं कि ये हमारा म्यू एस एन हो गया, ये हमारा दिस इज कॉल्ड एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स दैट इज एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ गई। तो एक चीज याद रखना, हमने कहा कि सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसका काम खत्म है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर एफ, फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स तक वैरी कर रही है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है कि एफ की वैल्यू मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू या एफ एस की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है, 0 से लेकर के एफ एस मैक्स तक। अगर एफ की वैल्यू 0 कर दूं तो फ्रिक्शन कितना, 0, जाहिर सी बात है, कुछ नहीं। ठीक है, कब आती है हमारे पास, कुछ नहीं। अगर मैं जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स बढ़ाता चला जाऊंगा वो उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता है। एक टाइम आएगा मैक्सिमम वैल्यू पर ये पहुंच जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होकर कहां जा रही है फ्रिक्शन की वैल्यू, एफ एस मैक्स तक जा रही है। ओके, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो अब क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से म्यू एस एन एफ एस मैक्स, नहीं भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत है, छोड़ो जाने दो इसको। आप इतना याद रखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, एफ एस मैक्स से 0 के बीच में। क्यों, क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ही हमारे पास फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसका मैग्नीट्यूड मैंने कर लिया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और देख लो कि हमारे पास क्या आया भाई, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आया म्यू एस एन। ठीक है, तो म्यू एस इंटू एम जी, तो आप म्यू एस की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन फ्रिक्शन अपॉन म्यू एस एम जी, या एफ अपॉन एन भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी लिखना है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना है, एफ एस मैक्स को, ये एफ एस मैक्स ही है ना, तो एफ एस मैक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल एफ एस मैक्स से समझो इसको कि हम एफ एल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एफ एस मैक्स पढ़ो, एफ एल पढ़ो, जो भी पढ़ना है जैसे ही पढ़ना है वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अब एक न्यूमेरिकल करें जिससे आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम, 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको काइनेटिक फ्रिक्शन को आसानी से हम पढ़ सकें। ठीक है, देखो आपके पास एक ब्लॉक है, छोटा सा बच्चा, ये देखो, इसमें लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ये 100 केजी का ब्लॉक है, और इधर लगा रहा हूं मैं 50 न्यूटन का फोर्स, और म्यू एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.2 दे दी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, म्यू एस किस पर डिपेंड करता है, म्यू एस किस पर डिपेंड करता है, म्यू एस डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्या, एरिया। ऐसे लिखो, इट डिपेंड्स, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स किस पे भाई, नेचर ऑफ सरफेस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ये लिख लेना भैया लोग। और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस और मटेरियल, किस चीज का बना है। एक चीज और ध्यान रखना, म्यू एस किसका होता है, वुड का नहीं होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस का म्यू एस होता है। इन दो सरफेस के बीच का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, या इन दोनों के बीच का जो वो होता है म्यूस। आपका इसका म्यूस तो इसका म्यूस नहीं होता, इसका म्यूस तो इसका म्यूस नहीं होता। म्यूस क्या होता है, इन दोनों सरफेस के बीच का म्यूस होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड्स
ऑन क्या, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लिख लेना भाई लोग, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई पूछ दे कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, बोलना नहीं भैया नहीं करता है, सिंपल, क्योंकि म्यूएस नहीं करता इसलिए वो भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम करते हैं। म्यूएस इक्वल टू 0.2, तो आपको क्या कह रहा है कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है, एफ नेट निकाल लेते हैं। एफ नेट मतलब अप्लाइड फोर्स, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 न्यूटन, मीन्स अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है भैया, 50 न्यूटन का लग रहा है। एफ एस मैक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स मैक्स क्या होगा भाई, उससे पहले हमको एन इक्वल टू एम जी निकालना होगा। तो एम हमारा 100 kg है, जी हमारा 10 है, तो 1000 न्यूटन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा भाई, 0.2 इंटू 1000 म्यू एस एन ना, एफ एस मैक्स म्यू एस एन, तो म्यू की वैल्यू इतना, म्यू एस की वैल्यू और ये एस एन एन की वैल्यू, तो ये आ गया कितना आ गया भाई, इसको करो 10 खत्म तो 200 न्यूटन। यार एक चीज देखो यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स कितना, इतना, एफ एक्स मैक्स कितना, इतना, तो कौन बड़ा, मतलब एफ एस मैक्स ग्रेटर देन एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड मतलब या एफ नेट जो भी तुम कह रहे हो इसको। ठीक है, तो ये जो एफ नेट है, जो अप्लाइड फोर्स है, जिसकी वजह से इसको मूव करना चाहिए था, जो इस पर लगा रहे हैं हम, उसकी वजह से ही हमारे पास क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब एफ एस मैक्स जो है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, 200 न्यूटन है, और हमारे पास जितना हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा फ्रिक्शन है, तो क्या मूव करेगा, तो ब्लॉक विल नॉट मूव। सो ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, और क्या होगा भाई, तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एस की, तो सिंपल एफ एस की कहो। इसलिए कभी कभी क्या करते हैं ना, बुक्स में क्या लिखा जाता है, एफ एल लिखा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स को, और एफ एस को स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा जाता है, मतलब जो वैल्यू फ्रिक्शन की निकालनी है। तो एफ एस क्या होगा हमारे पास 50 न्यूटन, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स होगा वही सिंस क्या, सेल्फ एडजस्टेबल, सिंस फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब जितना फोर्स अप्लाइड उतना ही क्या, उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में, और प्रॉब्लम तो बहुत सारे बनाने हैं, लेकिन इसको पहले देख लें उसके बाद करते हैं। प्रॉब्लम बहुत करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे ना कि आप भी परेशान हो जाओगे, सर कितना करा रहे हो प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम कराएंगे। नीट के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको हम नए कराएंगे नीट के लिए, जेई के लिए। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो। ये हमारे पास एक स्लाइड है ऐसे, ठीक, ये हमारा थीटा है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये एम ब्लॉक है, तो एम जी इधर काम करेगा। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ, सिंपली कह रहा है कि कंडीशन फॉर, फाइंड आउट द कंडीशन फॉर, कंडीशन टू जस्ट स्लाइड, मतलब नॉट टू स्लाइड, ऐसे कह सकते हो। ये स्लाइड नहीं करे, इसके लिए क्या करना चाहिए, स्लाइड नहीं करे। क्वेश्चन में ये है कि स्लाइड नहीं करे। ठीक है, स्लाइड नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन स्लाइड के लिए होगा कि अगर एफ एस मैक्स, एफ एक्स मैक्स या एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन हो एफ अप्लाइड से, यही तो होना चाहिए, यही होगा ना, तभी तो नहीं करेगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम इसका फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे पास नहीं करेगा, मतलब इसका इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर एफ अप्लाइड हो जाए तब तक तो नहीं करेगा। इक्वल टू का मतलब जस्ट टू स्लाइड वाला कंडीशन आ जाएगा, उसे जरा सा भी आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड कट जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज भी यहीं पर हम लोग करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के तौर पर मैं कर रहा हूँ, आप उसको एंगल ऑफ रिपोज मान लेना, मैं अलग से भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा पास एम जी कॉस थीटा, ये हमारा एम जी कॉस थीटा, और ये हमारा एम जी साइन थीटा, और हम जानते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये होता है एफ। ठीक, तो एफ एस मैक्स कितना, एफ एक्स मैक्स होता है म्यू एस एन इक्वल टू ग्रेटर देन एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड की वैल्यू क्या भाई, अप्लाइड फोर्स कितना हमारा एम जी साइन थीटा है कि नहीं है, एम जी साइन थीटा। तो म्यू एस एन की वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस थीटा,
एन की वैल्यू mg cos थीटा, देखो mg cos थीटा इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू mg cos थीटा। आप देखो सब पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, इसलिए ज्यादा कुछ कहानी अब यहाँ बताने नहीं जा रहे। mg sin थीटा मैंने इक्वल टू कर दिया, मान लेते इक्वल टू कंडीशन है, ठीक है। मान क्या लेते कि मतलब जस्ट टू स्लाइड पे ला देते हैं, उससे ज्यादा पे नहीं, मतलब उससे कम ही होगा तभी हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू से कम होगी तभी हम स्लाइड नहीं करेंगे। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी, जिस थीटा को अभी निकाल रहे हैं उससे थीटा की वैल्यू ज्यादा भी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। और अगर उस थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो स्लाइड कर जाएगा, इससे कम होगी तो नहीं स्लाइड करेगी, सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का कंडीशन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इतना पे रह सकता है, ठीक। तो हमारे पास क्या mg कैंसिल, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू द tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, मतलब ये आ गया। और यही क्या होता है, ये क्या होता है, यही होता है भाई लोग हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज का भी यही फार्मूला निकलता है। हम वो करेंगे फिर से भी, एंगल ऑफ रिपोज एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन कि थीटा अगर इतना होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। ये मैक्सिमम कंडीशन थीटा है, मैक्सिमम थीटा है। ये क्या है, एफ थीटा मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल नॉट टू स्लाइड, फॉर नॉट टू, आज जो भी लिखना है अंग्रेजी अच्छी नहीं बनी, नॉट टू स्लाइड, ठीक है, फॉर नॉट टू स्लाइड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस पर स्लाइड नहीं करेगा, लेकिन इससे कम होगा तो भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे क्या करेगा, ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, तब आ जाएगा हमारे पास म्यू के मींस काइनेटिक फ्रिक्शन। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और देख लो, मान लो ये आपके पास ऐसा है, ये आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का और ये लगा रहे हो 5 न्यूटन का, ठीक है। 10 न्यूटन 5 न्यूटन बोल रहा है कि क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एन की वैल्यू निकालनी। तो एन क्या, सरफेस कांटेक्ट एरिया की वजह से एन निकालते हैं हम लोग, जितना न्यूटन उतना ही एन, ये हो गया एन। तो एन इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 10 न्यूटन। सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, 10 न्यूटन, नॉर्मल एक्शन की वैल्यू। अब देख लो, अब हमारे पास एफ अप्लाइड क्या है भाई, एफ अप्लाइड क्या है, ये अप्लाइड फोर्स तो यही है ना हमारा, स्लाइड कराने के लिए 5 न्यूटन। इसको मत जोड़ लेना, एफ अप्लाइड हमारा ये है, ठीक है। ये तो वॉल में जा रहा है, ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड खसकने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, कॉमन सेंस की बात है। एनएलएम पढ़ चुके हो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5 न्यूटन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या भाई, तो हम एफ एस मैक्स निकालेंगे, एफ एस मैक्स निकालेंगे, मतलब एफ एल निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है हमारा भाई, हाँ ये हमारे पास म्यू एस दिया हुआ है, मैंने लिखना भूल गया, 0.6 दिया हुआ है। तो 0.6 इंटू एन की वैल्यू कितनी भाई, एम जी, एम इन टू जी, हाँ एन इक्वल टू एम इन टू जी होता है। एन तो आए, म्यू एस एन होता है, एन तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है। तो ये क्या हो गया भाई, अरे 10 न्यूटन है यार, कहाँ देख रहा हूं मैं, ये 6 न्यूटन आ गया। क्या स्लाइड करेगा, आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, या समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखो इस खौफनाक फोर्स को, कि क्या हो रहा है कि एफ एक्स मैक्स जो है ना वो ग्रेटर देन एफ अप्लाइड है। तो जाहिर सी बात है, जब अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, धक्का देने का फोर्स कम होगा, तो क्या स्लाइड करेगा, नहीं करेगा भाई। जैसे मान लो कि मैंने इस पेन पर इतना फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, देख लो ऐसे लगा दिया, देखो इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसी फोर्स लगा दिया। अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना, लेकिन मैं हल्का फोर्स लगा दूं तो ये स्लाइड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एन का वैल्यू, एन के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। यहां तो एम जी लग ही रहा है ना, मैंने एम जी को 5 लीटर मान लिया है यहां पे, ये है ना, देखो हल्का लगाया मैंने, अब रुका हुआ
छोड़ा, गिर गया नीचे, गिरा कि नहीं गिरा? तो सेम थिंग हो रहा है यहां पे, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है नीचे वाला वो ज्यादा कम है ना, जब तक ये यहां पे अटका हुआ तब तक कम है। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव, मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बहुत अच्छी अच्छी किताबों में ये वाला एग्जांपल दिया हुआ था। इसका मतलब फ्रिक्शन इधर काम कर रहा होगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसका अप्लाइड फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, तो बच्चा लोग हम आज यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। तो आज कल हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे, भतेरे प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है या आप नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।